मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज में आपका स्वागत है। और जैसा कि ज्ञात है कि आज हम टॉपिक लेंगे कुषाण पीरियड। तो कुषाण पीरियड का थोड़ा अगर आप जानेंगे तो कुषाण पीरियड थोड़ा सा इतिहास में उपेक्षित रहा है। और ये उपेक्षित इसलिए रहा है क्योंकि पारंपरिक राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी भी हों चाहे उसमें, और इवन ओरिएंटलिस्ट भी हों, किसी भी इतिहासकार ने इसमें काम नहीं किया ज़्यादा। और दुर्भाग्य की बात है कि काफ़ी बाद में काम हुआ, आज़ादी के आसपास, जब हमें आज़ादी मिली, जब भारतीय कम्युनिस्ट हिस्टोरियन या मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस आए, और खास करके जब रामशरण शर्मा आए, प्रोफेसर रामशरण शर्मा, तब इसमें बहुत काम हुआ है। और रोमिला थापर आई, उन्होंने भी बहुत काम किया है। और एक दो बीडी चट्टोपाध्याय वगैरह आए तो उन्होंने भी काम किया है। तो अब आप ये देखेंगे कि कुषाण पीरियड दो फेज में है। कि पहला फेज तो ये है कि जब इंडो ग्रीक्स नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ द इंडिया पे रह रहे हैं, दक्षिण पश्चिमोत्तर भारत में, तो उनके अधीन सामंत बन के रह रहे हैं प्रारंभ में ये। और उसमें कैडफिसेस डायनेस्टी है। पहला राजा जो या पहला सामंत है वो कुजुल कैडफिसेस है, और उसने जो है उपाधि ली है महाराजा की, राजा की उपाधि ली है। और वो एक अर्ध स्वतंत्र शासक है, वो स्वतंत्र नहीं है। लेकिन दूसरा जो है उसका उत्तराधिकारी, उसका विम कैडफिसेस है जो फेमस है, और उसने महाराजा धीराज की उपाधि ली है। और पहली बार जो है भारत में सोने के सिक्के चलाए। लेकिन उसका साम्राज्य भी सिंधु नदी के पश्चिम में है, और उसके सिक्कों पर नंदी की आकृति मिलती है। और एक तरह से मान लीजिए इनका साम्राज्य जो है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास है दोनों का। और भारत में पहली बार उसने ऐसा बताते हैं कि राजस्व लगाया और सिक्के चलाए सोने के। और इंडो ग्रीक या इंडो बैक्ट्रियन आधार पे इन लोगों ने जो है सिक्के चलाए। और दूसरा जो अब इसमें फिर गैप आ जाता है स्टूडेंट्स, गैप इसलिए आ जाता है क्योंकि इसके बाद के शासकों के बारे में पता नहीं चलता हमें। विम के बाद, विम कैडफिसेस के बाद, कुछ लोग विम कैडफिसेस को शैव धर्म का भी अनुयायी मानते हैं, क्योंकि उसने ऐसा मानते हैं कि महेश्वर की उपाधि भी ली। एनीवे, लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट राजा है इसका, जिसको आपको डीप में पढ़ना है, जो सिलेबस में भी है आपके, वो है कनिष्क। और कनिष्क जो शासक है वो एक तरह से ये मान लीजिए कि उसका राज्यारोहण का जो टाइम है वो 78 ईस्वी में है, 78 एडी, जिसको कि शक संवत कहा जाता है। और ऐसा बच्चों के मन में बड़ा क्यूरियोसिटी होती है, सर ये शक संवत क्यों कहा गया, इसे कुषाण संवत क्यों नहीं कहा गया, जबकि ये तो चलाया कुषाणों ने है। स्टूडेंट्स में ये कहना चाहूंगा, ये चलाया तो शकों नहीं है, जो कुषाणों से पहले पश्चिमोत्तर भारत में राज कर रहे हैं। और उनका राज्य भी बड़ा है, ऐसी बात नहीं, शक भी बहुत बड़े शासक हैं पश्चिमोत्तर भारत में। लेकिन उन्होंने चलाया, जब उनका पतन हो गया तो ये संवत जो है पॉपुलर नहीं हुआ। तो कनिष्क ने क्या काम करा, उसी संवत को उठा के पॉपुलर कर दिया और अपने राज्यारोहण की तारीख से डाल दिया, जो 78 एडी है। तो 78 एडी में वो राज बना, तब इसलिए नाम उसका शक संवत ही चला, देखिए। लेकिन ये चलाई गई कुषाणों के द्वारा, ये मान लीजिए आप, कनिष्क के द्वारा। उसके राज्यारोहण की तिथि से हम इसको मानते हैं। अब आइए कि उसका एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर क्या है, कि वो कैसा तरह का राजा है। अब मैं बताऊं कि सच्चे मायने में, जैसे मैंने बताया था कि महान शासकों की परंपरा में पहला तो एक तरह से बिंबिसार है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य है, महान शासकों की, जो वास्तव में सैन्य रूप से महान है। तीसरा कनिष्क है। और कनिष्क एक चंद्रगुप्त मौर्य की तरह कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय राजा है। ये मायने रखता है, ये ध्यान से रखिए आप, कि वो एक कॉन्टिनेंटल किंग है। और कॉन्टिनेंटल किंग ऐसे नहीं होते। कॉन्टिनेंटल किंग बड़े, एक तरह से मान लिया, ये बताया जाता है कि आज के 6-7 देशों पे उसका अधिकार है। और ये यूची जाति से है, यूची जाति जो एक तरह से मंगोलिया, मध्य एशिया के आसपास चाइना में रहती थी, उत्तरी चाइना में, सॉरी मध्य एशिया नहीं, उत्तरी चाइना में। और वो एक कबीला था, और यूची जाति आई, धीरे 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 इंडिया में आई। तो कुषाणों का संबंध यूची जाति से है, कनिष्क भी उसी जाति से है, यूची से।
तो अब आप एक चीज समझिए कि इसने जब एक तरह से यहाँ पे राज स्थापित किया, तो उसने देखे इसकी सीमा कहां तक है, बैक्ट्रिया और बुखारा और क्या कहते हैं अलेक्जेंड्रिया शहर, सीरिया तक, मतलब एक तरह से मध्य एशिया तक है इसका शासन। ईरान आज का, इराक पूरा, इराक का कुछ इराक का नहीं सॉरी, ऊपरी जो कहते हैं तुर्कमेनिस्तान और उसका भाग जो है कजाकिस्तान का, वो खुरासन देखिए वहां तक है। और एक तरह से फिर देखिए ईरान तक, और फिर देखिए अफगानिस्तान, और फिर देखिए काबुल जो अफगानिस्तान में ही है, फिर पाकिस्तान आज का पूरा, और फिर पंजाब में आ जाइए आप यहाँ, और फिर उसने फिर सिंधु नदी को क्रॉस किया पहली बार, और सिंधु नदी के क्रॉस करने के बाद उसका शासन वाराणसी तक देखिए गया, वाराणसी सॉरी पाटलिपुत्र तक, और वाराणसी, और नीचे उसका मध्य प्रदेश तक है, इधर गुजरात तक है, देखिए कहां तक है, और ऊपर कश्मीर तक है उसका साम्राज्य। और ये बताते हैं कि कोई भी लड़ाई नहीं आ रहा, वो केवल एक चाइना से लड़ाई आ रहा था, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वो चाइना पे भी अधिकार करे, क्योंकि चाइना को वो अपनी मातृभूमि मानता था, इसलिए चाइना से उसे विशेष लगाव था। ये देखिए आप। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब इतना बड़ा साम्राज्य का मालिक होते हुए, और राजधानी उसकी जो है पुरुषपुर है, जो वर्तमान में पेशावर है, पाकिस्तान में है, ये देखिए। और वो पुरुषपुर को राजधानी बना के फिर एक तरह से अफगान वहां दूसरी राजधानी उसकी बताई जाती है ये मथुरा। तो इससे पता चलता है कि मथुरा को दूसरी राजधानी बनाने का मतलब है कि मथुरा से उसे कितना लगाव है, एंड हाउ मच इंपोर्टेंट वाज मथुरा एट द कल्चरल एंड रिलीजियस लेवल, कि रिलीजियस और कल्चरल लेवल पे और आर्थिक लेवल पे मथुरा कितना इंपॉर्टेंट शहर बनने गया था उस टाइम पे, ये बताते हैं। इसलिए जो इस काल में गांधार कला और मथुरा कला चली उसी के नाम पे है स्टूडेंट्स। तो अब एक चीज देखिए कि आप कनिष्क को ये हम अंडरएस्टिमेट करते थे जब हम पढ़ते थे बीए तक, कनिष्क को कोई नहीं पढ़ता था। रामचरण शर्मा ने पूरा रिसर्च किया इस काल पे, तब निकल के आया कि कितना महान शासक है वो। अब ये तो मैंने उसकी उपलब्धियां बताई, और फिर एक उपलब्धि है कि उसने जो है महायान धर्म धारण कर लिया, पता ही होगा, और बौद्ध धर्म से वो बहुत प्रभावित हुआ, और उसके काल में जो उसका बुद्ध चरित्र का लेखक अशोक घोष है वो रहता है, नागार्जुन रहता है जो एक साइंटिस्ट है, और अनेक बौद्ध ग्रंथ रहते हैं। और कुंडलवन में वसुमित्र के अध्यक्षता में उसने चतुर्थ बौद्ध संगीति कराई जो कश्मीर में है। ये तो आपको फैक्चुअल मैंने बता दिया। और उसने स्तूप भी बनवाए, ये भी है, और बौद्ध धर्म का वो बहुत ज्यादा संरक्षक है, और इंडियन उसमें वो रच गया साहब, ये तो है उसका। अब देखिए कुषाण के बाद के भी मैं पॉलिटिकल उस पर जा रहा हूँ, जो शासक हैं वो कम से कम उन्होंने भी 50, 60, 100 साल तक राज किया, 100 साल तक बताते हैं कम से कम भी राज किया, 200 एडी तक, 250 एडी तक रहे वो। और उनकी जो देखिए इंडिया में किस तरह वो समा गए कि उनके नाम भी ऐसे ही हैं, वासुदेव, इंद्र, और न जाने कितने नाम उसी पे हैं जो इंडिया, वासुदेव माने कृष्ण, कृष्ण इसका मतलब कुषाण लोग जो हैं वो कृष्ण को भी मानते थे, और वो शैव धर्म को मानते थे। और उनकी मुद्राओं पे देखिए, कुषाणों की मुद्राओं पे शिव, नंदी, कृष्ण, सूर्य, इंद्र, इन सबके नाम, ब्रह्मा, इनके सबके, उषा, अदिति, इनके चंद्र, इनके अंकन है। इससे पता चलता है कि कुषाणों ने भारतीय परंपरा को और भारतीय धर्म को पूरी तरह आत्मसात कर लिया। और मैं बता रहा हूं कि इंडो ग्रीक्स भी आए इससे पहले, सिकंदर भी आया, और बहुत आए, शक भी आए, लेकिन इतना भारतीयकरण किसी का नहीं हुआ। जो भारतीयकरण की सच्ची परंपरा है वो कुषाणों के टाइम पे हुई है, ये मैं बता रहा हूँ। विदेशी जातियां पहले भी आई और बाद में भी आई, लेकिन जितना अच्छा भारतीयकरण कुषाणों का, वो भूल ही गए अपने देश को, वो यहाँ के होकर रह गए, और हमारे बीच हैं वो, हम में ही मिल गए। और ये मैं आगे आऊंगा सोशल एस्पेक्ट के, लेकिन बट ये समझिए कि हाउ मच द अफेक्शन ऑफ द कुषाण्स वर टू द इंडिया, वो कितना प्रेम करते थे भारत से। और कुषाण साम्राज्य कम से कम भी 200-250 साल डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहा, और उत्तरी भारत में, पश्चिमोत्तर भारत में, और इवन मध्य भारत तक भी एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी है, इंडियन कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, तीनों में पढ़ना है आपको, बड़े डिटेल में सवाल आता है स्टूडेंट्स हर साल।
तो अब ये देखिए कि इतना बड़ा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो इन्होंने किया है, उसको मैं पहले ही एस्पेक्ट पे ले जाऊंगा कि कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ कुषाणों के आने के बाद, सांस्कृतिक और सैन्य। देखिए कुषाण एक लंबी परंपरा लाए अपने साथ, और भारतीय राज करने की परंपरा ही बदल दी, थ्योरी ऑफ द किंगशिप ही बदल दिया, उन्होंने राजत्व का सिद्धांत ही बदल दिया। देखिए भारत में, मैं बताऊं स्टूडेंट्स, भारत में राजा को देवताओं का अवतार कभी नहीं कहा गया, राजा को जनता का सेवक बताया है, कुटिल अर्थशास्त्र में भी और सभी में। और ये जनता का सेवक है, ऋग्वेद में भी जनता का सेवक है, और जनता उसे कभी भी उतार सकती है। हालांकि बाद में चंद्रगुप्त मौर्य और ये सब तानाशाह हुए, बिंबिसार अजातशत्रु, लेकिन वो जनता का सेवक है, धर्म के अनुसार राज करेगा। लेकिन इसमें एक चेंज आता दिखता है। देखिए कि राजत्व का सिद्धांत इंडिया में कैसे बदलता है। हम इंडो बैक्ट्रियन से वो कैसे है, इंडो रोमन से कैसे प्रभावित है। रोम में राजा सीजर की उपाधि लेता है, और रोम में राजा भगवान की, देवता की उपाधि लेता है। यूनान में राजाओं के मंदिर बनते हैं, उनकी पूजा करी जाती है, और वो सर्वाधिकारी और ऑथोरिटेरियन है। ही इज द फुल ऑथोरिटेरियन एंड ही इज ऑलमाइटी। वो अपने आप को सर्वशक्तिमान कहता है, और वो दंभ में रहता है कि सारी प्रजा जो है मेरी सेवक है और मैं इसका मालिक हूं। कुषाणों ने भारत में वही परंपरा लाई, एक निरंकुश प्लस एक डिवाइन थ्योरी ऑफ द किंगशिप लाए, कि राजा जो है वो देवताओं का अवतार है, और राजा जो है वो देवताओं का एक तरह से वो करता है प्रतिनिधित्व। ये भारत में पहली बार आया, और देखिए राजपूत काल और मुगल काल तक चला। तो कितनी गहरी बात है ये। तो पहली बार उसने, देखिए कैसी उपाधि लेता है, कनिष्क की उपाधि क्या है, देवपुत्र शाही सानुपति कनिष्को महाराज कुषाणो। देवपुत्र शाही माने देवताओं का पुत्र, सहानुशाही माने राजा महाराजाधिराज जिसके कई सामंत हैं। इनडायरेक्टली ये राजा महाराजाधिराज गुप्त वाली उपाधि है, देवपुत्र, देवताओं का पुत्र, देवताओं का प्यारा। और देखिए क्या कोइंसिडेंस है, अशोक भी अपने आप को देवान्ना पियदेशी कह रहा है, इससे पहले। इसका मतलब अशोक पर भी किंगशिप का, यूनान का और बैक्ट्रिया का और ग्रीक का प्रभाव है। ये उपाधियां ग्रीक से आई हैं सारी, ये देख लेना, ग्रीस से। तो देवपुत्र शाही शाही की उपाधि लेता है, देवपुत्रो कनिष्को। और उसके बाद में ये कुषाणों ने दूसरा क्या कि अब देखिए सेना में बहुत बदला, सेना में तो आमूलचूल परिवर्तन है। मैं बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट्स, कुषाणों का जो शासक है वो पहली बार जो है वो पूर्ण तरह, कुषाणों का जो शासक है वो शासन है वो मिलिट्री राज्य है। और वो मिलिट्री राज्य ऐसा नहीं है कि एक तरह से ये मान लीजिए आपकी छोटा मोटा मिलिट्री राज्य है, वो सारा मिलिट्री राज्य है, और वो पुलिस राज्य है, पुलिस स्टेट है, और वो सेना को बड़ा महत्व देते हैं। तो कुषाणों ने पहली बार जो है वो इस कंदावार, जिसको कहा गया कैंटोनमेंट सिटी, जिसको कैंट शहर कहते हैं, जो अंग्रेजों ने बनवाए, कैंटों का निर्माण करवाया, कस्बों का निर्माण कर भारत में एक शहरीकरण का नया दौर शुरू हुआ। कई सौ शहर कस्बे कुषाण कालों में बने, और वो कैंटोनमेंट बोर्ड है, कैंटोनमेंट एरिया जिसे कहते हैं, वो छावनी नगर का सिद्धांत आया। क्योंकि कुषाणों की सेना में देखिए घोड़े हैं, और मोबिलाइजेशन गजब का है सेना का, गजब के मोबिलाइज करते हैं सेना को। इंडो ग्रीक सभी मोबिलाइजेशन है, इंडिया की सेना में मोबिलाइजेशन नहीं, हाथी है। जिस सेना में हाथी होगा मोबिलाइजेशन नहीं होगा, जिस सेना में घोड़े होंगे मोबिलाइजेशन होगा। कई कई लाख घोड़े रखते हैं कुषाण, और इस मोबिलाइजेशन का कारण, अब देखिए घोड़ा जो है भारत में विदेशी पशु है, और उसका यूज करना भारत में युद्ध के में नहीं जानते हैं उस तरह से। तो कुषाण भारत में एक युद्ध कला और कौशल कला और युद्ध की कला भी लाए, जिसके अंतर्गत उन्होंने घोड़े को सजाने के लिए, युद्ध के लिए तैयार करने के लिए लाए। उसपे जीन लगाना, लगाम लगाना, और एक तरह से तल्लान लगाना, और पैबंद लगाना, और बैठना, गद्दी लगाना, और लड़ाई के लिए तैयार होना। और कुषाण एक तरह से उसकी साजो समझा, बिकॉज एनिमल में मैं बताऊंगा घोड़े जैसा ताकतवर कोई एनिमल नहीं है। शेर, हाथी, घोड़े सब कहते हैं शेर वेर को, तो बिकॉज मैं बताता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, हॉर्स इज नॉट मियरली एन एनिमल, इट इज द मशीन, इट इज द इंजन। तभी तो हॉर्स पावर का सिद्धांत आया। और थोड़े से खर्चे में ही, थोड़ी घास दूब में लड़ लेता है ये, और उसकी शक्ति अथाह है। तो कुषाणों ने घोड़े का सही प्रयोग किया, जीन लगाई, उसे तैयार किया, और घोड़े पे
निकलते थे तलवार लेके, कुषाणों को हराना बड़ा मुश्किल होता था। भारत में युद्ध प्रणाली की परंपराएं बदल दी, इसलिए तो इतने बड़े विजेता हैं कुषाण। तो ये तो एक तरह से उनका वो है। फिर आप देखिए कि उनका कल्चर में क्या योगदान है, समाज में क्या योगदान है, उस पर हम पढ़ेंगे कि कुषाण भारत में बहुत सारे इन्वेंशन करते हैं। कनिष्क की मूर्ति मथुरा म्यूजियम में और दिल्ली म्यूजियम में रखी हुई है। उसकी सिर कटी मूर्ति है, सिर नहीं है, और वो तलवार लिए हुए है, और वो मूर्ति बहुत बड़ी है। और कनिष्क के जो और सिक्कों पर भी उसके मूर्तियां फोटो हैं, उनमें देखिए आप कुषाणों ने, मैं बता रहा हूं, हमारे पहनावे को भी प्रभावित किया, पहनावे को भी बदल के रख दिया कि कुषाणों ने पहली बार जो है, मैं बता रहा हूं, इंडिया में सिले हुए वस्त्रों का प्रयोग शुरू किया। हमारे यहाँ खुले हुए वस्त्र होते थे, धोती धारण करते थे, लंगोटी धारण करते थे, और उसको वैदिक काल में उत्तरीय नाम दिया गया है, वो अलग चीज है। लेकिन हमारे यहाँ अब कुषाण कनिष्क की अगर फोटो देखें तो वो पतलून पहने हुए है, और ऊपर ओवरकोट पहने हुए, ऊपर टोपी लगाए हुए हैं फोटो में बाकी में, और इधर मूठ लगाए हुए है, बाजूबंद लगाए हुए, कवच लगाए हुए है, और जूते पहने हुए चमड़े के, और लंबी तलवार लिए हुए है। भारत में ऐसा कोई चित्र नहीं है, भारत में सब धोती पहने हुए हैं। इसका क्या मतलब है? कुषाण भारत में पतलून, कोट, पैंट, सिले हुए वस्त्र, पाजामा, ये सब लाए, और ये युद्ध की ड्रेस है, इट इज द आर्मी, ड्रेस ऑफ द आर्मी। और उस युद्ध की ड्रेस में जो है वो सज के जाते थे, तो उन पे हथियारों का कोई असर नहीं होता था, क्योंकि ऊपर मोटा कवच है, यहाँ कवच वो है, और हेलमेट है, कवच है, ये सब है, बाजूबंद हैं, और ये हैं जूते हैं, तो अंग भंग होने का डर युद्ध में कम है। तो इसी प्रकार से फिर अब देखिए कि कुषाण ने इन सब चीजों के लाने के बाद में फिर देखिए क्या क्या वो नई चीज लाए। वो उनका, क्योंकि वो ऐसे प्रदेश से आए थे जहां पानी कम है, तो कुषाणों के बर्तन जो देखिए वो टोटीदार हैं, जो आज भी चलते हैं भारत में, और हजारा जिससे सिंचाई की जाती है वो कुषाणों का ही लाया हुआ है। क्योंकि पानी नहीं है, तो पानी का थोड़े पानी में बहुत सारा प्रयोग, और उनके बर्तन मर्तबान जिसे हम अब तक यूज करते हैं अपनी किचन में, कुषाणों का लाया हुआ है। और उसके बाद देखिए उन्होंने क्या काम किया कि ये चीज तो लाए, साथ में उन्होंने मकान बनाने में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। जैसे मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स, भारत में कच्ची मिट्टी के, लकड़ी के मकान ज्यादा बनते हैं क्योंकि हमारी जलवायु ऐसी है, नम। लेकिन कुषाणों ने भारत में पक्के मकान बनाने की एक नई परंपरा शुरू करी, जिसमें कि एक तरह से संगमरमर, टाइल्स, संगमरमर तो नहीं, पत्थर, टाइल्स, और क्या कहते हैं रेलिंग, और क्या कहते हैं खपरेल। उनके मकान खपरेल नुमा ऐसे होते थे, जो पहाड़ी रीजन में आज भी बनते हैं, क्योंकि जहां से वो आए थे वहां पे भी थोड़ी ठंड ज्यादा पड़ती थी, और वो खपरेल नुमा मकान बनाते थे। स्तूप भी कुषाणों के देखे, फर्श बनाने का सिद्धांत, नीचे फर्श लगाना, सारे स्तूपों में फर्श है कुषाण कालीन में। तो फर्श बनाने की परंपरा भी कुषाण काल से आई, चूना पत्थर का प्रयोग भी किया उन्होंने हल्का सा। तो ये इमारत के रूप में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। खूब सारे स्तूप बनाए कुषाणों ने। तो अब इन्हीं चीजों को अगर आप देखते रहेंगे तो फिर आप देखिए कि ये तो एक तरह से ये मान लीजिए कि एक क्रांतिकारी बदलाव जो है उसमें है। फिर छत्रप प्रणाली लाए, गवर्नर सिस्टम लाए। गवर्नर सिस्टम कहते हैं कि एक राज्य होगा, उसका मालिक गवर्नर होगा, और वो मिलिट्री रूरल होगा। तो वो द्वैध शासन लाए, डीआरकी जिसको कहते हैं, कि दो दो राजा एक समय पे राज करते हैं, ताकि एक राजा युद्ध में चला जाए तो दूसरा सत्ता प्रशासन संभाल ले। ये है उसका एक तरह से कुषाणों का एक तरह से भारत में योगदान, सांस्कृतिक, कल्चरल। अब इकोनॉमी पे आऊं, इससे पहले मैं गांधार आर्ट तथा मथुरा आर्ट मैंने आपको पढ़ाया है पहले, वो कर लेना। लेकिन मैं इकोनॉमी पे आऊंगा अब आपको, क्योंकि मैं ज्यादा उसमें डिटेल में गांधार आर्ट की नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसका एक लेक्चर मैं आपको ले चुका। इकोनॉमी बड़ी ध्यान से कर लीजिए आप इसकी, कुषाणों की। तो साहब इकोनॉमी देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का रामचरण शर्मा ने और रोमिला थापर ने स्वर्ण काल कहा है कुषाण पीरियड को। तुर्कों से पहले अगर कोई सबसे बड़ी इकोनॉमी ग्रोथ करी है तो कुषाणों की करी है, क्योंकि कुषाण घुमंतु हैं, उनके रास्ते देखे हुए हैं, वे कई देश पार करके आए हैं, उन्हें सब रास्तों का ज्ञान है।
और उन्हें हर देश की सभ्यता का ज्ञान है, इसलिए वे बड़े व्यापारी हैं। और जिस रास्ते से आए हो मध्य एशिया से होते हुए इधर इधर, उसको कहते हैं उत्तरापथ प्लस रेशम मार्ग, सिल्क रूट। सिल्क रूट की खोज कुषाणों ने की। और सिल्क रूट क्या है कि भारत से होकर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से होकर ईरान, ईरान से होकर फारस की गाड़ी, फारस की गाड़ियों से होकर टर्की, और टर्की से होकर यूरोप, इटली और ग्रीस, वहां पे भारत का सामान जाता था। मुगलों के काल तक चला सिल्क रूट, अंग्रेजों के काल तक, सॉरी, ये देखिए आप। तो अब ये सिल्क रूट जो चला है, इससे किसान, और मैं बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट, हम सोचते हैं कि रेशम भारतीय है, रेशम भारतीय नहीं है। सिल्क इज नॉट द इंडिजीनियस ओरिजिन क्रॉप, इट इज कंप्लीटली वी हैव टेकन फ्रॉम द चाइना एंड कुषाण्स हैव टेकन इट फ्रॉम द चाइना। चाइना से कुषाणों ने लिए, और कुषाणों ने जब चाइना से ली, तो क्योंकि चाइना में रेशम पालने का सिद्धांत सबसे पहले आया, उन्होंने रेशम के कीड़ों से रेशम बनाया, भारत ने नहीं बनाया, हमें गलतफहमियां हैं। और कुषाणों ने ये सीख ली, क्योंकि चीनियों ने, बड़े चालाक होते हैं चीनी वाले, चीनियों ने किसी को नहीं सिखाया इसे, कई सौ साल तक इसे गुप्त रखा। ये देखिए, कई सौ साल तक, 500-700 साल तक चुपचाप वो रेशम बनाते गए। क्योंकि कुषाण चीन के थे, तो उन्होंने भारत में कच्चा रेशम मंगाना शुरू कर दिया, क्योंकि भारत की परिस्थितियां तब अनुकूल नहीं थी यहाँ रेशम पैदा करने की। तो जब कच्चा रेशम बनाना पैदा शुरू कर दिया उन्होंने, तो कच्चे रेशम को फिर वो प्रोसेसिंग करके उसका कपड़ा बनाते थे, और फिर उसे रोम में भेजते थे, और चाइना, वहाँ उसमें इटली में भेजते थे, और मध्य एशियाई देशों में भेजते थे। इंडिया बिकेम द हब ऑफ द सिल्क। इंडिया सिल्क का हब बन गया। और एक चीज और देख लीजिए आप, कि इंडिया सिल्क का हब बन गया, उसके बाद में देखिए कुषाणों के आने के बाद भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? भारत में सोना कभी नहीं होता है, गलतफहमी दूर कर दूं मैं आपको। चांदी कभी नहीं होती थी, क्योंकि भारत में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, फसलें बहुत हैं, और न जाने कितने हम रिसोर्सफुल हैं, इसलिए सोने की चिड़िया कहा जाता है। लेकिन कुषाणों ने पहली बार जो है भारत में सोना, चांदी, टीन, शीशा और तांबा ये आयात करना शुरू करिए, और वो अल्ताई पहाड़ों से आता है जो रूस में है, या मध्य सेंट्रल एशिया के उत्तरी भाग में है, वहां से आता है अल्ताई पहाड़ों से। तो खूब सारा सोना आया, खूब सारी चांदी आई। तो कुषाणों का काल एक समृद्धि का काल है। और पहली बार देखिए, सिक्के कभी भी भारत में ज्यादा नहीं चले, बार्टर सिस्टम था हमारे यहाँ, लेकिन कुषाणों ने पहली बार जो है सिक्के ऐसे चलाए कि वो सबके उसमें है पकड़ में, वो सोने के नहीं है, वो मिक्स धातु के हैं, वो तांबे के हैं, और घर घर में सिक्के आ गए। और इंडिया बिकेम दी वर्ल्ड टॉप इकोनॉमी। दुनिया की जीडीपी में भारत का योगदान 20% के करीब है, प्राचीन भारत में। देखिए दुनिया की, आज हम 1% भी नहीं है। और ये चीज देखिए, लग्जरीज आइटम जो भारत में रोमन साम्राज्य से, ईरान से, इराक से आते थे, मिस्र से आते थे, उस टाइम पे भारत पहली बार लग्जरियस आइटम्स का सेंटर बना, एक हब बना। लग्जरियस आइटम कहते हैं आरामदायक चीजें, जैसे चंदन, जेवर, इत्र, शराब, परफ्यूम, और हाथी दांत, ज्वेलरी, कपड़े, रेशम, मलमल, दरे, चादर, कंबल, ये लग्जरियस आइटम में आता है। और सबसे पहले कुषाण लाए इसे भारत में, उस मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने शुरू करी। और यूरोप में, सारे यूरोप में, रोमन साम्राज्य में लग्जरियस आइटम भारत से जाता है। और व्यापारी घाटा होने लगा उन देशों को, और भारत के पक्ष में व्यापार है। कुषाण ने मोटा पैसा कमाया। जो प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री का लेखक है, उसने देखा कि यूरोप कंगाल हो जाएगा, सारे देश तो जो है हमसे, सारी दुनिया तो यहाँ क्या कह रहे हैं, पैसा हमारा भारत में जा रहा है। और उसने तो वहां के रोमन एम्पायर को रोक लगानी पड़ी भारत के निर्यात पे। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री में क्लियर लिखता है कि ऐसे तो हम कंगाल हो जाएंगे। और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक कम से कम भी 50 नगर गिनाता है। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर थे, उज्जैन, कन्नौज, खंबात, तामलिप्ति, भड़ोच, सोपारा, प्रतिष्ठान, कौशाम्बी, चंपा, और बंगाल, और सोनारगांव, और न जाने तक्षशिला, पेशावर, पाटलिपुत्र, मथुरा,
कई सौ नगर शराब के लिए फेमस है उज्जैनी, कपड़े के लिए फेमस है मथुरा, रेशम के लिए फेमस है बंगाल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मूर्ति कला के लिए तक्षशिला, नाम ही उसका तक्ष माने तक्षण करना, पत्थर को काटना, पेशावर। मूर्ति कला के लिए फेमस है, प्रतिष्ठान कपड़े के लिए, मथुरा कपड़े के लिए, मूर्ति कला के लिए फेमस है। नागार्जुन कोंडा और क्या कहते हैं धान्य कटक नीचे, धान्य कटक का मतलब भी धान की कटोरी, मतलब नागार्जुन कोंडा के नीचे धान्य कटक उसका नाम है दूसरा, मतलब जहां धान की मंडियां लगती थी। पूरी दुनिया में धान्य जाता था, अनाज की मंडियां लगती हैं धान्य कटक में, प्रतिष्ठान में कपड़े की। और देखिए कम से कम भी 50 बंदरगाह गिनाता है वो, पेरिप्लस ऑफ द एर्थन सी का लेखक, जो कि समुद्र तट पे थे, मालाबार तट पे थे, और भारत के जहाज जाते थे माल भर भर के। तो ये जो चीज इंडिया में कभी नहीं बनी, देखा शराब, अच्छी शराब इंडिया में कभी नहीं बनी, लेकिन कुषाण काल में पहली बार अच्छी शराब बनी। और ये ऐसे नहीं, परफ्यूम बहुत बढ़िया बना। और ये मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, ये एक तरह से पूरी इंडियन इकोनॉमी का पीक है। इतने सिक्के किसी और, देखिए अरिकामेडु इसका नाम पांडिचेरी है, कावेरी पत्तनम और नीचे तमिलनाडु के कई शहर, उनमें रोमन बस्तियां मिली हैं, रोमन बस्तियां मिली हैं, वहां पे सम्राट अगस्टस के सिक्के मिले हैं। और सम्राट अगस्टस के सिक्के मिलने से क्या पता चलता है कि यहाँ पे वो रहते थे, उनके बर्तन मिले हैं। कभी नहीं हुआ इंडिया में ऐसा, ये समझिए। और कल्चर में तो कुषाण ऐसे एसिमिलेट हो गए, देखिए ये तो सब चल रहा है, आर्थिक व्यवस्था का तो एक तरह से शीशा कुषाण काल में आया। हम सोचते हैं शीशा पहले भारत में था, पता ही नहीं था, बहुत कम था। अच्छा शीशा कुषाणों ने बनाना सिखाया, देखिए, और बाद में सातवाहनों ने सीखा, फिर वाकाटकों ने, फिर गुप्तों ने। तो दिस इज द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड। एंड ये जो है एक तरह से ये समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा वो चलता है, ये विवाद की गुप्त पीरियड स्वर्ण काल था या कुषाण पीरियड, निकला कि कुषाण पीरियड इकोनॉमी का स्वर्ण काल था, ना कि गुप्त काल। अब कुषाणों के सामाजिक उस पे आइए, एक तरह से क्या है ये समाज में क्या परिवर्तन हुए। एक टर्म है जो स्मृति में दिया गया है, जो कुषाण काल के बाद की है थोड़ी सी। और व्रात्य क्षत्रिय जो थोड़ी कुषाण काल के आसपास की है, वो 2nd शताब्दी ईसा पूर्व की है, और फर्स्ट शताब्दी कुषाण पहली है, 2nd शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण है, वो है मनु, और फर्स्ट में ये है। तो व्रात्य क्षत्रिय टर्म है जिसको मलेच्छ या यवन कहा गया है, और काली मिर्च का नाम यवन प्रिया भी है, क्योंकि काली मिर्च जो है यवन को बहुत प्यारी थी। यवन का मतलब होता है विदेशी। तो जब एसिमिलेशन हो गया, उन्होंने भारतीय नारियों से शादी कर दी, लड़कियों से शादी कर, शादी ब्याह हो गए, तो मनु के सामने या भारत के स्मृतिकारों के सामने यह है कि इनको किस कैटेगरी में रखें। ब्राह्मणों ने कह दिया हम तो नहीं रखेंगे, ब्राह्मण खुद लिखने वाले हैं, वो तो नहीं लिखेंगे। क्षत्रियों ने कह दिया हम भी नहीं रखेंगे, क्योंकि वो भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है। मनु ने कहा इनको व्रात्य क्षत्रिय कह दो, गिरा हुआ क्षत्रिय है, क्योंकि वैश्य शूद्र तो नहीं हो सकते हैं, तो ये क्षत्रिय ही, लेकिन गिरे हुए। मलेच्छ, यवन, ये नाम दिए गए हैं संस्कृत में। और यवनिका कहते हैं पर्दे को, जो नाटक में पर्दा लगता था, जैसे सिनेमा में पर्दा लगता है, वो वहीं से ही आया। और यवनिका जो नाम है वो वहीं से आया। और देखिए नाटकों में पर्दे अब तक गिरते थे, पिक्चर हॉल में जब आप देखने जाते। तो कहने का मतलब है इनका सोशल इम्पैक्ट भी बहुत है। और कुषाण का तो मैं बताऊंगा, एक क्या कहते हैं, कुषाणों से उत्पत्ति गुर्जर प्रतिहारों की है, गुर्जर जाति की है। गुर्जर लोग जो भारत में पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ी जाति है, डोमिनेंट कास्ट। गुर्जर अपना जो आदि पुरुष है वो कनिष्क को मानते हैं, और वो कनिष्क की जन्मतिथि मनाते हैं, और उन्होंने कनिष्क को मान लिया अपना, उसको निशान भी ले लिया है, त्रिशूल जैसा है वो, पंजे जैसा। और कुषाणों में जो एक गुर्जरों में एक गोत्र है कषाणा, वो कुषाण से बना है।
और फिर गुर्जरों में एक गोत्र है बैंसला, जो कुषाण सामंत बैंसिलस से बना है, बैसिलस। और कुषाणों से ही एक मतलब ये मान लीजिए कि कसाना गोत्र निकला है और खूब है गुर्जरों में। तो कहने का मेरा मतलब है, और ये बाद तक परंपरा गुर्जर प्रतिहारों तक चली गई, और एसिमिलेशन देखिए कितना गहरा है। आज पता है कुषाण कहाँ है, हमारे बीच है उसे। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि गुर्जर जाति जो है वो कुषाणों से बनी हुई है, गुर्जर खुद ऐसा मानते हैं। और अब उन्होंने अपना इतिहास पढ़ लिखना शुरू कर दिया है, तो पता चला वो उन शब्दों से बिल्कुल तालमेल खाते हैं। कनिष्क के अभिलेखों को गुर्जर इतिहासकारों ने पढ़ा है, और उसमें हमारे साथी भी लगे हुए हैं रिसर्च में, और बाकायदा वही नाम निकल के आ रहे हैं जो उनके गोत्र के हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहूँगा कि कुषाणों का जो कल्चरल और जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो भुला नहीं जा सकता। इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। और मैं बता रहा हूँ, CCS यूनिवर्सिटी में नहीं, हर यूनिवर्सिटी में ऑल ओवर इंडिया द न्यू पैटर्न ऑफ द व्हाट यू कैन से एग्जामिनेशन, कुषाणों से सवाल आता है, UG में, PG में, सिविल सर्विस में, PCS में, नेट में। सो द कुषाण पीरियड शुड बी ऑन द टिप्स एंड बुक इज रामचरण शर्मा की NCERT पढ़िए। पहली बात तो ये NCERT को अच्छी तरह से पढ़िए, तब आपके समझ में आएगा हु द कुषाण्स वर। बाकी ट्रेडिशनल बुक में कुछ नहीं है कुषाणों के बारे में, आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, मेरी गारंटी है। नई नई किताबें आ रही हैं मार्केट में, उनसे पढ़िए। और इस लेक्चर को आप अच्छी तरह से एक तरह से जुड़े रहिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं पूरी सीरीज बनाऊंगा आपके प्राचीन इतिहास की, और नैरेटिव वे में ही बनाऊंगा, आपकी पूरी समझ में ना आएगी, पूरी समझ में आएगी। हम स्टेप बाय स्टेप और क्रोनोलॉजिकल पढ़ाएंगे, ना कि एक बुक इस फॉर्म में, क्योंकि इतिहास को हमें बोझिल नहीं होने देना है। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।